16 साल की उम्र में मेरी अनाथ आश्रम में नौकरी लग गई। वहाँ एक 12 साल की बच्ची से मेरी दोस्ती हो गई, जो मुझसे कहती, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मुझे कोई चीज़ चुभती है। मैं समझती कि उसके बिस्तर में कोई चीज़ चुभती है, तो मैं उसका बिस्तर बदलवा दिया। पर फिर भी वह रोज रोज मुझे यह बात कहती, तो एक दिन मैं उसकी जगह पर सो गई। आधी रात ही गुजरी थी कि जब मेरा नाम नेहा है और मैं 16 साल की हूँ। मेरी नौकरी एक अनाथ आश्रम में लग गई। ऐसा नहीं था कि मुझे पैसों की जरूरत थी, बल्कि मुझे अनाथ आश्रम में काम करने इसलिए जाना था क्योंकि ऐसे ही हमारे घर की परंपरा थी। शादी से पहले 2 साल मुझे कोई नेक काम करना था, जिस वजह से मुझे अनाथ आश्रम में यतीम बच्चों की सेवा करने का मौका मिला था। मुझे अपने गाँव छोड़कर अनाथ आश्रम जाना है और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि अभी भी मैं छोटी ही हूँ और मुझे काम करने का कोई अनुभव नहीं है और मैं आने वाले मुसीबत से भी बिल्कुल अनजान थी। मेरे दादाजी दीनानाथ चौहान गांव के सरपंच है और गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं पढ़ाई लिखाई करती थी। पर हमारे घर की यही परंपरा है कि लड़कियां शादी से 2 साल पहले कोई नेक काम करती है, कोई सेवा करती है, इसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती है। अभी कुछ साल पहले मेरी दीदी की शादी हुई, जो शादी के 2 साल पहले अस्पताल में सेवा की थी। दादाजी का मानना था इससे लड़की अच्छा काम करना सीखती है और ससुराल के माहौल में शादी के बाद एडजस्ट कर पाती है। और अब मेरी बारी आ गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो माँ ने कहा, तुम्हारी सारी बहनें यह काम कर चुकी है, तुम्हारे पास तो अच्छा मौका है अनाथ बच्चों को बहुत प्यार देने का। मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं और मेरे पापा मंझले हैं। मेरी बड़ी दीदी लोग अलग अलग जगह पर सेवा दे चुकी है। तो मेरी माँ मेरा बैग पैक करने लगी। यह काम मेरे दादाजी ने ही ढूंढ दिया था और कल सुबह ही मुझे अनाथ आश्रम में जाकर रहना पड़ेगा। मैं यही सोच रही थी कि अपने परिवार से दूर पहली बार जा रही हूँ, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। पर दादाजी के ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती थी, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सुबह हुई तो दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुझे इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तू नेक काम करे। सभी बच्चियों में से तू सबसे बहादुर और दबंग है। मेरा आशीर्वाद है कि तू सबसे आगे निकले और परिवार का नाम रोशन करे। मैंने दादाजी और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़ी। मैं अपने दादाजी के कार पर ही जा रही थी और मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। अनाथ आश्रम हमारे घर से 15 किलोमीटर दूरी पर थी। जब मैं वहां पहुंची तो अनाथ आश्रम की मैडम ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे मेरा काम समझा दिया और मैं काम करने लगी थी। मुझे शुरू शुरू में बहुत अकेलापन महसूस होता था, तो वहीं पर काम करने वाली एक लड़की अंजलि के साथ मेरी दोस्ती हो गई। अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ अब मैं कनेक्ट करने लगी थी। वहीं पर एक मासूम सी 12 साल की बच्ची थी, जो मुझे देखते ही दीदी दीदी कहती थी। उसका नाम तितली था। इतनी मासूम थी कि उसे देखते ही मुझे उस पर तरस आ जाता था, तो मैं उससे बात करने लगती थी। जब उससे थोड़ी दोस्ती हुई तो एक दिन उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे कुछ चीज़ चुभती है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। मैं यही बात सोच रही थी तो साफ सफाई करते वक्त मैं उसका बिस्तर चेक किया। मुझे लगा बिस्तर में कोई चीज होगी जो उसे चुभती होगी, पर मुझे ऐसी कोई चुभती चीज नजर नहीं आई। अगले दिन फिर मेरे पास आ गई और कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे कोई चीज चुभती है। फिर से उसने एक ही बात कही थी, पर मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई थी। अब वह रोज रोज मुझे शिकायत करने लगी, तो मुझे लगा शायद कोई बच्चा उसके साथ शरारत करता हो या फिर बिस्तर पर पता नहीं क्या उसे चुभती है। उसने कहा, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, आपको पता लग जाएगा। उसके चेहरे से वह परेशान नजर आने लगी थी। मैंने आज सोचा कि उसके बिस्तर ही चेंज करके देख लेती हूँ, क्योंकि उसकी जगह तो मैं नहीं सो सकती। हमारे लिए नौकरों का अलग क्वार्टर है। मैं उसके बिस्तर चेंज कर दी और तितली को बुलाया। कहा, मैंने तुम्हारी बिस्तर चेंज कर दिया है, अब तुम्हें कोई चीज़ नहीं चुभेगी, तुम आराम से आज रात सो जाना। पर अगले दिन तितली मेरे पास आई और एक ही बात कही, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मुझे कोई चीज़ चुभती है। मुझे लगने लगा था कि लड़की बहाना बनाती है, क्योंकि वह अनाथ है और शायद इसका यहाँ मन नहीं लगता होगा। बच्चों को तो अब उनके
माँ बाप की ज़रूरत होती है और उसके माँ बाप यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ की मैडम बहुत अच्छी इंसान है और हर बच्चे की अच्छे से ध्यान रखती है और लड़के लड़कियों का अलग फ्लोर में कमरा बना हुआ है। लड़कियाँ नीचे वाले फ्लोर पर थी और लड़के ऊपर वाले फ्लोर पर थे, तो कोई बच्चा उसे कैसे परेशान कर सकता है। हर बच्चा यहाँ सेफ है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे दादाजी को मैडम पर विश्वास है, लेकिन जब तितली बार बार मुझसे शिकायत करने लगी तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। अपने दादाजी की कही बात मुझे याद आ गई कि हर बच्चियों में से अलग हूँ और बहादुर और दबंग हूँ। तो मैं इस बात की जड़ तक पहुँचने की सोची। तितली की मदद करना तो एक नेक काम ही होगा। तो मैंने तितली को बुलाया और कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो जाऊंगी और तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, पर यह बात तुम किसी से भी मत कहना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जब रात में सब सो गए तो मैं चुपके से तितली से अपना जगह बदल लिया था। जब मैं उसके बिस्तर पर लेटी तो मुझे कुछ भी चीज़ नहीं चुभ रही थी। मैंने सोचा कि तितली ने बहाना बनाया होगा, कल मुझे पता लग जाएगा कि तितली कोई शिकायत करती है या नहीं। लेकिन अभी मैं सोई भी नहीं थी कि अचानक से कोई चीज़ मेरे पैर पर चुभी। मुझे दर्द होने लगा था। मैं अपना पैर चद्दर के अंदर ले लिया, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं एक बार में ही सुबह उठी थी और रात की कोई भी बात मुझे याद नहीं थी। बस मेरे पैर में कोई चीज़ चुभी थी। जब मैं उठी तो मेरे पूरे बदन में दर्द था और मेरे दोनों पैरों के बीच में भी दर्द हो रहा था। मेरे कमर में और मेरे बदन में बहुत दर्द था। मुझे बुखार सा लग रहा था, तो मैं उठकर दवाई खा ली थी। कहीं तितली इसी बारे में तो बात नहीं करती। आखिर मुझे रात भर की कोई बात क्यों याद नहीं है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। किसी तरीके से मैं काम कर रही थी कि तभी तितली नजर आई। मैं उसे बुलाई और पूछी, बेटा कल रात तो ठीक से सोई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, कल मुझे कोई चीज़ नहीं चुभी थी। मैं गहरी सोच में डूब गई थी। दिन भर मैं यही सोचती रही थी और अब मुझे कल अपने दादाजी के घर जाना है। कल मेरी छुट्टी थी। मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी तो दादाजी से इस बारे में बात करूंगी। जब मैं अगले दिन घर पर पहुंची तो मैं दादाजी से सारी बातें बता दी। दादाजी थोड़ी सोच में डूब गए। फिर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लोगी और सच्चाई तक जरूर पहुंचोगी। तुम औरों से बहुत अलग हो और बहुत होशियार लड़की हो। दादाजी अक्सर मुझसे ऐसी ही बातें करते थे। न जाने उन्होंने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देख ली थी। अगले दिन मैं फिर अनाथ आश्रम पहुंच गई, लेकिन मुझे तितली कहीं नजर नहीं आई। शाम को मैंने अंजलि से पूछा, यह तितली कहाँ है? आज दिन भर नजर नहीं आई। उसने कहा, तितली अडॉप्ट कर ली गई है। कल एक आदमी आया था जो उसे लेकर चला गया। अच्छा हुआ कि वह बेटी की तरह अडॉप्ट कर ली गई है। उसे भी अपना घर मिल जाएगा। अंजलि की बात सुनकर एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई और दूसरी तरफ मैं उदास हो गई थी, क्योंकि उससे मैं बहुत घुल मिल गई थी। वह तो मुझे अपना सा लगने लगी थी और अचानक ही वो अडॉप्ट कर ली गई। मुझे काम करते हुए 1 महीने हो गए थे। हमारे अनाथ आश्रम में अक्सर बहुत सारे बच्चे रहने को आते और बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते। अब मुझे इस बात से हैरानी होने लगी थी, क्योंकि दूसरे अनाथ आश्रम में तो इतने बच्चे आते ही नहीं और न ही इतने बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। इस आश्रम में ऐसी क्या खास बात होगी? मैंने अंजलि से पूछा तो वह बताती है, हमारी मैडम बहुत अच्छी इंसान है। वह बहुत सारे लोगों को जानती है जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, पर फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सी उलझन थी और उस उलझन के बारे में मैं सोचती तो उससे सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पर मुझे अपने दादाजी का नाम रोशन करना है, यह चीज़ थी जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। हमारे आश्रम में एक तितली की उम्र की ही बच्ची आई। पहले तो वह घबराई हुई रहती थी, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसका नाम अंजू था। अंजू ने जल्दी ही मुझसे दोस्ती कर ली, पर एक दिन वह अचानक मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी मुझे अपनी जगह पर नहीं सोना, मुझे कोई चीज़ चुभती है, आप मेरी जगह पर सो जाओ। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। जब तितली यह बात कहती थी तो मैं उसका बहाना समझती थी, पर यह बच्ची भी मुझसे यही बात कर रही है। मैं तुरंत उस बच्ची को उठाई और खाली कमरे में लेकर आई। मैं उसकी बॉडी चेक करने लगी। उसके शरीर में कुछ निशान नजर आए।
अब मुझे शक होने लगा था, मुझे सच्चाई तक पहुंचना था। मेरे दादाजी की कही बात याद आ गई कि मैं बहादुर बच्ची हूँ, मैं 16 साल की हूँ और मैं अभी भी छोटी हूँ। अगर यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है तो क्या मैं उन तक पहुँच पाऊंगी? मेरी सोच अभी भी बच्ची जैसी है, क्या मैं बड़ों जैसा काम कर पाऊंगी? यही सोचकर मैं बहुत ही अंदर घबरा रही थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं तितली से ही शुरू करूं, और यही सोचकर मैं मौके की तलाश में थी कि कब मैडम अनाथ आश्रम से बाहर हो और मैं उनके कमरे में घुस जाऊं। और एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैडम अनाथ आश्रम में नहीं आई थी और साफ सफाई के बहाने मैं उसके कमरे के अंदर गई। उनके पास हर बच्चे की फाइल रखी हुई थी और तितली के लिए मैं अंग्रेजी की टी लेटर की फाइल निकाली। वहाँ हर बच्चे की फाइल रखी हुई थी जिसका नाम टी से शुरू होता था। तितली के डिटेल्स निकालने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मैं पकड़ी ना जाऊं इसलिए मैं तुरंत अपना मोबाइल लिया और सारे पेज की फ़ोटो खींच ली और जल्दी से फाइल जगह पर रखकर मैं इधर उधर देखा और फिर जल्दी से कमरे से निकल गई। तभी एक आदमी नजर आया। मैंने साफ सफाई का बहाना बनाया, कहीं उसे शक ना हो। इस काम को करने में मुझे जो घबराहट हुई बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मैं यहाँ से निकाल दी जाती और दादाजी मुझसे शर्मिंदा होते। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मैं पकड़ी नहीं गई थी, तो मैं एक अकेली जगह पर चली गई और मोबाइल से खींची फोटो देखने लगी थी। उसमें तितली की तस्वीर के साथ साथ उसकी सारी जानकारी थी। वहीं से मुझे वह एड्रेस मिल गई। इस एड्रेस से तितली को अडॉप्ट किया गया था और अब मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे तितली तक पहुंचना था, तो मैं छुट्टी के दिन में अनाथ आश्रम से निकल गई। वहां से सीधे मैं घर न जाकर उस पते तक पहुंच गई थी जहां पर तितली को अडॉप्ट किया गया था। पर न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर मैंने अपने अंदर एक गहरी सांस ली और उस घर की बेल बजा दी। एक 50 साल की उम्र की औरत ने दरवाजा खोला तो मैंने उन्हें नमस्ते कहा। फिर कहा, मैं तितली से मिलने आई हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ, क्या आप उसे बुला सकती हैं? वह औरत मुझे अजीब नजरों से घूरने लगी। फिर कही, तितली कौन? मैंने कहा, माफ कीजिएगा, शायद आपने उसका कोई और नाम रख दिया हो, वह लड़की जिसको आपने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। वह औरत कही, हमने तो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया, यह क्या कह रही हो तुम? मैं समझ चुकी थी कि यह औरत झूठ बोल रही है। शायद तितली के साथ इसी ने कुछ कर दिया हो, इसे बेच दिया हो। कहीं औरत किसी कोठे की दलाल तो नहीं, क्योंकि उसने लाल साड़ी पहनी थी और बड़ा सा लाल टिक्का और मुंह में पान था। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, मुझे किसी तरह से घर के अंदर जाना होगा। तो मैंने कहा, आंटी शायद मैं गलत पते में आ गई हूँ, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसने मुझे अंदर बुला लिया और सोफे में बैठा दिया। आंटी पानी लाने अंदर चली गई तो मैं घर का जायजा लेने लगी। घर में 2 बच्चे खेल रहे थे, पर वह दोनों छोटे थे और तितली नहीं थे। मैं तुरंत बच्चों को पास गई और कहा, तितली दीदी कहाँ है? दोनों बच्चे मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और डर से शोर मचाने लगे। अब क्या करूं? सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी उस कमरे में आया। जब मेरे पास आकर खड़ा हो गया तो उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी। डर के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया था और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, लग रहा था कि दिल बाहर आ जाएगा। वह बहुत ही गुस्से में मेरी तरफ आगे बढ़ा और मुझे लगा कि अब मैं खत्म। उसकी बॉडी देखकर मुझे सांप सूंघ गया था। मेरे पास आकर कहा, लगता है कोई चोर है माँ। मैंने कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ। पर मैं हकला रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, एक बच्ची तितली की तलाश कर रही हूँ जिसे आपने अडॉप्ट किया था। अब उसने कड़कदार आवाज में कहा, हम किसी तितली को नहीं जानते और हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया। मैंने कहा, पर उसकी फाइल से मुझे आपका एड्रेस मिला है सर, और मेरे पास उस बच्चे की तस्वीर भी है और उसकी फाइल की फोटो भी मैंने क्लिक कर ली थी। आप चाहे तो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। कहकर मैंने अपने मोबाइल निकाल लिया और गैलरी से वह तस्वीर निकाला जो मैंने खींची थी। जब मैं उसे वह तस्वीर दिखाई और उसकी एड्रेस दिखाई तो मानो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पास बैठ गया और मुझसे पूरा मामला जानना चाहा। उसने मुझे 4 घंटे वहीं पर कैद में रखा। उसने तो मेरी बैंड बजाकर रख दी थी, पर मैं यही रट लगाई थी कि फिर वह बच्ची कहाँ है। यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है और
यह बच्ची मुझे रोज रोज शिकायत क्यों करती थी और ऐसे अनाथ आश्रम की बच्चियां मुझसे शिकायत क्यों करती है। उस आदमी ने मुझे आखिरकार जाने दिया तो मैं वहां से निकल गई थी। मैंने सोच लिया था मैं किसी भी हाल में तितली को ढूंढकर निकालूंगी और उसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। पर यह बहादुर बच्ची बिल्कुल अकेली है। आखिर मैं यह सारा काम अकेले कर पाऊंगी भी या नहीं, यही मुझे परेशान कर रहा था। अब अंजू का ही एक सहारा है जिसकी मदद से मैं पता लगा सकती थी कि रात में अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ आखिर क्या होता है, क्यों मासूम बच्ची शिकायत करती है। जब मैं अगले दिन अनाथ आश्रम में काम के लिए पहुंची तो थोड़ी डरी हुई थी कि मैं दलाल के हत्थे न चढ़ जाऊं। अंजू फिर से मेरे पास आ गई और बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी, दीदी आज आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। रात में मुझे कोई चीज़ चुभती है और फिर मेरे सारे बदन में दर्द रहता है, पैरों के बीच में भी दर्द रहता है। मैंने कहा, अंजू ठीक है, एक काम करना, तुम अपने बिस्तर पर सो जाना और मैं तुम्हारे सामने वाले बिस्तर पर लेट जाऊंगी और चादर ओढ़ लूंगी, फिर देखते हैं। आखिर तुम्हें कौन परेशान करता है। मुझे तो उस आदमी पर शक हो रहा था जिसने तितली को अडॉप्ट किया था, पर अब इस बात से साफ मुकर जा रहा था। वह औरत भी किसी कोठे की दलाल होगी जो 50 साल की उम्र की थी। पर आज मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी और मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ, लेकिन वह आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था। घंटों तक उसने मुझसे पूछताछ की थी। पहले तो उसने मुझे चोर ही समझ लिया था और उसके बाद मुझसे बहुत अजीब तरीके से पूछताछ की थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह बात बाहर आ गई तो मेरी जान को खतरा ना हो जाए। पर मैं दादाजी की बहादुर बच्ची हूँ और आज ही मैं साबित करके रहूंगी। किसी भी गलत काम करने वाले लोगों से मैं दबकर नहीं रहने वाली हूँ। पर सवाल यह था, क्या गलत काम हो रहा होगा? क्या सच में ही गलत काम हो रहा है या यह मेरा भ्रम है? जब रात हुई तो अंजू के पास वाले बेड में मैं चादर ओढ़कर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं इंतजार करने लगी थी। करीब रात को 2 बजे मुझे कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। 2 आदमी कमरे के अंदर घुस आया था और उन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। अंजू के पास आया और उसके पैर में कोई इंजेक्शन दे दिया था। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अंजू को उठा लिया। शायद वह बेहोश हो गई होगी। जब वह जाने लगा तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी थी। वह दोनों आदमी काफी लंबे चौड़े थे। उन लोगों ने उसे पिछले दरवाजे से ना ले जाकर मेन गेट से बाहर निकलने लगा और गार्ड से कुछ बातें करने लगा था। गार्ड ने उन्हें नहीं रोका था। मैं समझ चुकी थी गार्ड भी इसमें मिला हुआ है और शायद हमारी मैडम भी इसमें मिली हुई है। मैं सामने वाले गेट से बाहर नहीं निकल सकती थी वरना पोल खुल जाती, तो मैं पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई। वह आदमी आगे निकल गए थे। मैं दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। अनाथ आश्रम के सामने ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगे थे। अंदर जाकर उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी कि तभी मुझे एक खिड़की नजर आई तो हल्की सी खुली हुई थी। मैं उसे पूरी तरीके से खोलकर अंदर आ गई थी। मैंने देखा उस घर की एक कमरे में लाइट जल रही थी। अब मैं चोरी छुपे उन्हें देखने लगी तो उन लोगों ने अंजू के पूरे कपड़े उतार दिए थे। एक आदमी तो उसके साथ गलत काम कर रहा था। मैंने सारी वीडियो बना ली। सब रिकॉर्ड करने के बाद मैंने अपना मोबाइल छुपा दिया। मैं कुछ ढूंढ रही थी जिससे मैं उन लोगों पर हमला कर सकूं, बच्ची की इज्जत बचा सकूं। तभी वहां पर मुझे एक लोहे का वाइपर नजर आया। मैंने उसी का डंडा लेकर आ गई और कही, बच्चे को छोड़ दो वरना मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। मैंने सब देख लिया है और सबको बता दूंगी। वह दोनों आदमी मेरी तरफ देखने लगा था और दौड़कर मेरे पास आ गया और मुझे पकड़ लिया। मैं वाइपर से उन लोगों को मारने लगी पर वह लोग ताकतवर थे। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और एक बिस्तर में ले जाकर मुझे बांध दिया। मैं काफी डर गई और डर से कांपने लगी। मुझे लगा मैं अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाऊंगी। वह दोनों आदमी मुझे बांधकर न जाने कहाँ चले गए थे। कमरे में बहुत अंधेरा था। थोड़ा वक्त के बाद वो लोग कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, अब तेरा खेल खत्म, तू हमारे बारे में दुनिया को बताएगी। इस दुनिया में बचेगी तभी तो बताएगी, लेकिन तेरी जान लेने से पहले तू जैसी लड़की से पहले इज्जत लेंगे और अगर कस्टमर मिल जाए तो तुझे दुबई में भेज देंगे और नहीं तो तुझे मार देंगे। मैं दादाजी की बहादुर बच्ची हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं सूझा। अचानक मैं चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम लोग मेरा
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है और पुलिस आती ही होगी। एक बार पुलिस आ गई तो मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देगी। तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुँच कितनी दूर तक है। मेरे दादाजी गांव के सरपंच है और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उन्हें दे दी है। तुम लोगों का खेल मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। मुझ जैसी खतरनाक लड़की शायद ही तुमने आज तक देखी होगी या सुनी होगी। मेरी बातों से उनके चेहरे में घबराहट नजर आने लगी थी। झूठ बोलने के अलावा मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उन दोनों के चेहरे पर मुझे गुस्सा नजर आया और कहा, पहले इसकी इज्जत लेते हैं फिर सोचते हैं। मैं वहाँ बंधी हुई थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन लोगों ने आकर मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। पहले एक आदमी ने फुर्ती के साथ मेरी कुर्ती उतार दी और दूसरा आदमी मेरी पजामे उतारने लगा। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। वह दोनों आदमी बिल्कुल चौंक उठे थे और अब उनके चेहरे में घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी एक तीसरा आदमी कमरे के अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी खत्म, इसी ने तितली को गायब किया है। और उस कमरे में एक के बाद एक आदमी आने लगे। जब उन आदमियों की तरफ मेरी नजर पड़ी तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि वह वर्दी पहने हुए थे, पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। वे फुर्ती के साथ आए और उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया। एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर तुरंत मुझे कुर्ती पहना दी और मेरे शरीर को कवर कर दिया। मुझे और अंजू को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे ताकि हमारा चेकअप करवा सके। पुलिस की एक टीम ने अनाथ आश्रम में रेड डाल दी और उसकी मालकिन को भी गिरफ्तार कर लिया और अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी एक एनजीओ को सौंप दी गई और उन बच्चों की फाइल को निकाला गया जिन्हें आज तक अडॉप्ट किया गया था। पुलिस ने उन बच्चियों की तलाश शुरू कर दी थी, पर जितना भी एड्रेस उसमें लिखा हुआ था सारा का सारा नकली था। पुलिस उन दो दलालों की खातिरदारी कर रही थी ताकि उन लड़कियों का पता लगा सके। उस तगड़े आदमी ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैंने कहा, मैं तो आपको दलाल समझ रही थी और आपकी माँ को कोठे की मालकिन। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कितने डर का सामना करना पड़ा और अकेली मैं इस केस को सॉल्व करने निकल गई थी। मेरी इज्जत चली जाती। उसने कहा, मैं तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा दिया था। मुझे पता था कि तुम बहादुर लड़की हो और सच्चाई तक जरूर पहुंच जाओगी और तुम्हारी हिफाजत मेरा आदमी करेगा। पूरी टीम को इकट्ठा करने में हमें टाइम लग गया क्योंकि हमें लगा इन लोगों के पास हथियार हो सकता है। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, हमने तितली को बचा लिया है। इस शहर में एक कोठी में उसे भेज दिया गया था और इस तरह से 10 लड़कियों को हमने बचाया है और भी न जाने कितनी लड़कियां होंगी जिसे हम बचा नहीं पाए। पूरे देश में उन लोगों की फोटो सर्कुलेट कर दी गई है। कहीं ना कहीं वह बच्ची जरूर मिल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। जब तुमने मुझे तितली की डिटेल्स दिखाई थी और एडॉप्शन एड्रेस में मेरे घर का एड्रेस दिया हुआ था तभी मुझे शक हो गया था, पर मुझे पता लग गया था कि तुम कोई चोर नहीं बल्कि एक बहादुर बच्ची हो। तुम्हारी इस बहादुरी की वजह से तुम्हें हम मेडल जरूर देंगे। मुझे इस काम के लिए पुलिस ने मेडल दिया और मेरे दादाजी का सीना चौड़ा हो गया था। कहा, बेटा तूने ऐसा काम किया है आज तक मेरी कोई बच्ची नहीं कर पाई है। तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। तू ही इस गांव के आगे की सरपंच बनेगी। अब मुझे अपना वारिस मिल गया है जो मेरे बाद इस गांव की जिम्मेदारी संभालेगा। दादाजी की इन बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दादाजी के इतने बच्चों और नाती नतनियों में मुझे चुना था क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन थी। दोस्तों, कभी कभी डर के रहने से अच्छा है कि हम हिम्मत से काम लें और सच्चाई के लिए आवाज उठाएं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।